हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिया के किचन ब्लॉग में, एक नई ब्लॉग के साथ। अभी बज रहे सुबह के 10:30 और आज मैं जा रही हूँ ससुराल को। तो मैं निकल गई हूँ रानीखेत से हल्द्वानी के लिए। रानीखेत तक भैया आया था मुझे छोड़ने के लिए, अब वो चले गया गाड़ी में बैठा के। मैं अकेली जा रही हूँ। हल्द्वानी में पापा और बड़ा भैया मिल जाएंगे मुझे। तो यहाँ पर मुझे मिल गई थी पहाड़ की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर रेखा पांडे। इनके साथ मैं आज रानीखेत से हल्द्वानी तक का सफ़र तय कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी है ये मैम। इनको मैंने यूट्यूब पर देखा था इनका वीडियो, जब इनके वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे थे। तो ये आप लोगों को हाई भी कर रहे हैं, आप सबको। तो पीछे भी 2-3 दीदियाँ और बैठी है। तो ये हम सबको बता रही है कि कैसे पहाड़ की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर बनी। आप भी सुनिए। शुरू में उन्हें पूरा साथ दिया मेरा, वो भी ये संगत में खराब हो गया था उनका भी। एक गाड़ी हमारी गिर गई पहले, मतलब पहले दूसरी से भी टॉप मॉडल था वो, तो वो खा पी के गिरा दी उनने, क्योंकि संगत ही ऐसी थी उस टाइम पे। फौज से रिटायर हुए, फौज से रिटायर होने के बाद उनको ऐसी संगत मिल गई, शराब चरस हर चीज उनने करी। तो उसमें तो जान, मतलब बड़ी मुश्किल से बचे हैं वो, बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची पहली वाली गाड़ी में। गाड़ी पूरी टोटल लॉस में गई हमारी। फिर दोबारा से फिर जब हमने नई गाड़ी ये निकाली, तो उस टाइम पे फिर मैंने उनको मना किया। मैंने कहा ड्राइवर रखते हैं। उन्होंने बोला देखो ड्राइवर को हम जितना देंगे उतना हम कमाएंगे, हमारा बचेगा बच्चों के लिए। मतलब अच्छे से अपना सब काम करे थे। फिर दोस्ती यारी इतनी हुई, उन्हें फिर बर्बाद कर दिया। अब उसके बाद से अभी शुरू में मुझे पूरा सपोर्ट किया, गाड़ी भी सिखाई। गाड़ी खैर मैंने बाहर से सीखी, हाथ साफ उनके साथ किया, बराबर मेरे साथ गाड़ी लेके चलते थे। मतलब हर चीज बढ़िया था, अपना कमा रहे थे, खा रहे थे बढ़िया से। बीच में उनका क्या हुआ, पापा एक्सपायर हुए, गाँव गए। वहां से उनको ऐसी दोस्ती वहां मिल गई, एक हीरा सिंह पटवाल करके है, उसने तो मतलब इतना बुरा उनका दिमाग खराब किया। कुछ और दोस्त है, मैं उनका नाम क्या लूं, अब मैं उनके खिलाफ मैं केस कर रही हूँ अभी। तो उनने उनका दिमाग ऐसा वॉश किया, तेरी बीवी गाड़ी चला रही है, तेरी बीवी का इतना नाम हो गया, उत्तराखंड में नाम हो गया, ये हो गया वो हो गया करके उनको बिल्कुल दिमाग उनका वॉश कर दिया। और अभी के हालात ये हैं कि उनको ये बोल दिया कि मेरी बीवी मेरा उत्पीड़न कर रही है। मतलब उनको सिखा पढ़ा के ऐसा कहलवा रहे हैं थाने में जाके कि मेरी बीवी मेरा उत्पीड़न कर रही है, मेरी गाड़ी ले ली है। जबकि गाड़ी उनको 2 महीने नशा मुक्ति केंद्र में डाला हमने, नशा छुड़वाने के लिए, ये संगत से दूर करने के लिए ना। तो बस भड़काने के लिए, वरना मुझे शौक हो रहा था भैया ये दिन दोपहर ऐसे गाड़ी में भरती रही। और मेरे हस्बैंड ने वो LIC पता नहीं कब विड्रॉल करके, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब अलमारी में रखे उनके बॉन्ड वगैरह मैं संभाल के रखे थे। लेकिन मैं जब देखती हूँ कि अब इनका टाइम पीरियड पूरा हो रहा है, मैं ऑनलाइन इनको भरती आई हूँ, तो मैं इनको देखूं। लेकिन वहाँ देखा तो वहाँ पे जो वहाँ से स्लिप आती है भरने वाली, जो ऑफिस से आती है, वो दिख रही है, और बॉन्ड वहाँ से गायब है। जब मैंने पूछा इनसे, तो इन्हें वो विड्रॉल करके अपने सारे दोस्तों को खिलाने पिलाने में वो सारा बर्बाद कर चुके थे। और मतलब अगर मैं कुछ पूछूं तो फिर हल्ला गुल्ला करे, फिर गाली गलौज करे। तो मतलब अड़ोस पड़ोस में ऐसा माहौल बना दिया था मेरे हस्बैंड ने कि मतलब मुझे सुबह के टाइम कपड़े सुखाने में शर्म आती थी कि मैं मतलब बाहर कैसे निकलूं और बाहर कैसे कपड़े सुखाऊं। तो लोग क्या कह रहे होंगे, लेकिन हंगामा वो करते थे, लड़ाई झगड़ा वो करते, लेकिन शर्म मुझे आती थी, क्योंकि मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ, मेरा सबके साथ शुरू से अच्छा रहा है, तो इसलिए मुझे शर्म भी आती थी। लेकिन फाइनली उसी बीच हमारे बगल में किसी की डेथ हुई थी, वो भी मतलब उनका भी उनकी डेड बॉडी वहीं पे हैंडपंप के पास मिली थी। तो मतलब रात को वो पी के हुआ या फिर कुछ भी हुआ, उनका भी ड्रिंक का ज्यादा रहता था, तो उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद फिर एक केस और हुआ था, वो भी ड्रिंक वाला ही था। तो मेरा मन एकदम डर गया, और मैंने जब सर्च किया गूगल पे तो मुझे नशा मुक्ति केंद्र का नंबर मिला, और मैंने नशा मुक्ति केंद्र में इनको एडमिट कराया। उसके बाद 2 महीने ये वहाँ रहने के बाद इनको बहुत अच्छा सुधार भी हुआ, बहुत मतलब ये इंसान बनके वहाँ से निकले। और जब मैं इनसे मिलने जाती थी, हर संडे मिलने जाती थी इनसे मैं, और यहाँ से मटरी वगैरह बना के लेके जाती थी। और जैसे सेब वगैरह हो गया, नमकीन हो गया, जो भी है, मतलब मैं घर से इनके लिए पूरा बैग भर के लेके जाती थी। और वहाँ पे मैं स्पेशली नशा मुक्ति केंद्र में भी ये कह के आई थी कि मतलब इनको खाने में कोई भी कमी ना हो, इनको जूस दो, ये जो मांगते हैं, इनका मन चिकन खाने का करता है, इनके लिए चिकन मंगाइए। और ये बोलते भी थे मुझे आज, फिर वहां से फोन आता था मेरे लिए कि मैम आज ये बोल रहे कि बटर चिकन खाना है, नान खाने हैं। तो मैं उनको बोलती थी कि मैं इसका अलग से पेड करूंगी, आप इनके लिए जो मन होता है वो आप कर लीजिए। और मेरे हस्बैंड को तो नशा मुक्ति केंद्र में कभी किसी ने
तू तक नहीं कहा होगा, उनको पंडित जी करके ही संबोधन करते थे सभी लोग, क्योंकि मेरी वजह से वहाँ पे इनकी बहुत इज्जत होती थी। मैं कहती भी थी कि मतलब मेरे हस्बैंड मतलब हैं तो इनको मतलब कभी ये मत फील होने देना कि ये पेशेंट है। तो सभी लोग इनकी काफी इज्जत भी करते थे वहाँ पे, और स्पेशली पेशेंट को 2-3 बार चाय मिलती थी, लेकिन इनको ये जब भी चाय के लिए बोलते थे इनको चाय प्रोवाइड कराते थे वो लोग। तो सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक था। लेकिन 2 महीने कोर्स के बाद जब मैं इनको 1 जनवरी को गई, वहाँ पे मेरा बर्थडे था उस दिन, तो मैं इनके साथ वहाँ पर गई बर्थडे, मैंने कहा इनके साथ बर्थडे मनाएंगे। और उसके बाद फिर मेरी दीदी, मतलब इनकी दीदी मेरी ननद भी गई थी, बच्चे थे। तो इनने मुझे इमोशनली इतना टॉर्चर किया वहाँ पे, मतलब पाँव पकड़ दिए इनने कि नहीं मुझे लेके चलो, मैं घर में कोर्स पूरा करूंगा अपना और घर पे मैं दवाई खाऊंगा। तो अब मुझे भी इमोशनली मतलब लगा कि शायद ये सुधर गए, आप ये घर में जाके कोर्स पूरा कर लेंगे। 3 महीने का कोर्स था, उसमें मानसिक दवाइयां भी चल रही थी इनकी, क्योंकि इनका दिमाग जो दारू और शराब और चरस पीने की वजह से जो डैमेज हो चुका था उसको मतलब ठीक करने के लिए इनकी सारी दिमाग को शांत करने वाली दवाइयां चल रही थी, विटामिन चल रहे थे। और बाकी जो इनको रात को नींद नहीं आती थी, नींद के लिए भी इनको वो मेडिसिन वगैरह दे रहे थे। लेकिन फाइनली फिर ये हुआ कि इनने वहां से तो मुझे प्रॉमिस करके ले आए, बच्चों से भी इन्हें प्रॉमिस किया कि मैं आज के बाद गलत लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। मतलब जिन ने इनको बिगाड़ने में अपना पूरा सहयोग दिया, उनका नाम ले लेके इनने ये बोला कि मैं आज से उनके साथ उठना बैठना बिल्कुल नहीं करूंगा और मुझे घर ले चलो, मैं घर में दवाई प्रॉपर खाऊंगा। बल्कि मेरी बेटी इनको उसकी ड्यूटी, बड़ी वाली बेटी की मैंने ड्यूटी लगाई थी अपनी की कि पापा को दवाई देगी, और वही उनके हाथ पे मेडिसिन निकाल के हाथ पे देती थी और ये खाते थे। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बीच में मतलब किसी के भड़काने पे या उनके दिमाग में क्या चीजें आई ऐसी मालूम नहीं, उनने वहां मीडिया के सामने बोला है, फोन में वीडियो बना के ये चीजें वायरल कर रखी कि मेरी वाइफ मुझे दवाई खिलाती थी, जबकि मैंने इनको एक गोली आज तक अपने हाथ से खिलाई नहीं है। मेरी बेटी इनको दवाई खिलाती थी, और वो दवाइयां भी एक थैला बना रखा था हमने, वो थैला इन्हीं के सिरहाने पे रहता था और इनको दवाई खिला के हम मतलब बेटी का सुबह का काम भी था कि पापा को दवाई देगी और शाम को भी वही दवाई देती थी, क्योंकि मेरे इतने काम अपने होते थे कि मेरे को इन कामों का टाइम ही नहीं मिलता था। हमने घर के काम भी बांटे हुए हैं, बड़ी बेटी ये करती है, छोटी बेटी ये करती है। हर कमरा हमने 7 कमरे एक सौंप रखे कि इन कमरों को वो साफ करेगी, इन कमरों को वो साफ करेगी, क्योंकि कोविड के बाद से मैंने घर में काम वाली भी हटा दी थी और तब से हम खुद ही अपना काम करते हैं, बर्तन वगैरह सब कुछ। वरना मैंने पहले बर्तन वाली भी रखी हुई थी, काम वाली वो सब करके जाती थी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि कुछ काम हमने खुद से भी करने चाहिए, बच्चे भी थोड़ा सीखेंगे, कल के दिन बाहर जाएंगे तो हमें मतलब ये चीजें आनी चाहिए बच्चों को भी। और अगर हम रोज काम वाले लगा के रखेंगे तो उससे हमारा बजट तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, और फिर बच्चे भी कुछ सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको वही हैबिट रहेगी कि हमारा काम सर्वेंट करके जाएगा। तो इसलिए मैंने वो हटा दिया, थोड़ा बहुत बच्चे कर लेते हैं, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। तो हमने सब काम बांटे हुए थे, लेकिन फिर पता नहीं 2-3 दिन बाद कंटिन्यू वही चलता रहा। मैंने गाड़ी में भी ड्राइवर रखा हुआ था उस टाइम पे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर से उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती शुरू कर दी जिन लोगों ने उनको पहले बिगाड़ रखा था। धीरे धीरे होते होते उनकी मतलब एक्टिविटी बदलती रही और उन्हें दवाई खाना छोड़ दिया। फाइनली एक दिन ऐसा आया कि उनका दोस्त उनको अपने साथ लेके गया और अपने कमरे में ही रख लिया उनको, और मैं यहाँ से फोन करती रही, मेरा फोन इन्हें स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद 2-3 दिन बाद पता चला कि ये कहीं बाहर गए हुए हैं घूमने के लिए, और उसका कमरा था गनियातोली में, तो गनियातोली में वो रहता था मनोज बनकोटी करके। तो उसके बाद उसने इनको ये सीख दी कि तू अब अपने गांव चले जा। तो होली से मेरे हस्बैंड गांव में थे, वो गांव ही में रहे तब से। फिर वहां जाके उनको और बढ़िया माहौल मिल गया वहाँ चौखुटिया का, जहाँ गली गली में शराब बिकती है, कच्ची शराब। वहाँ पूरा होलियों में इनने हुड़दंग मचा रखा है। मेरे पास तो सारी खबरें आती थी वहां से कि यहाँ पे ये चल रहा करके, लेकिन मैं फिर भी इनकी सुधरने की कोशिश मतलब इंतजार करती गई कि मतलब शायद आज सुधरे, कल सुधरे और इनको अपने बच्चों की याद आए, अपने घर की याद आए। लेकिन वहाँ का माहौल इस तरीके का था कि ये और दिन पर दिन बिगड़ते गए। फिर भी मैं हिम्मत रखी रही, मैंने कहा चलो ठीक है, कभी तो समझ में आए इनके। फिर उसी बीच मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हुई, तो वो एडमिट हुए वहाँ पे। फिर मैंने भी यहाँ से बात करी थी, क्योंकि उनको ब्रेन हेमरेज का मतलब इन लोगों ने घर में ऐसा माहौल बना दिया था। जैसा एक बेटी जाती है अपने मायके में तो उसके मायके का माहौल हो जाता है, उस तरीके से मेरे हस्बैंड ने अचानक से बिना बताए हमको ये गांव चले गए। और वहाँ पे ससुर जी को जब ये पता चला कि ये घर में झगड़ा करके यहाँ पे आया है, और तो उनके दिमाग में भी बहुत ज्यादा बर्डन पड़ा, और उनकी हालत ऐसी हुई कि उनको ब्रेन हेमरेज की नौबत आ गई, और उनकी वो करीब 10-12 दिन वहाँ एडमिट रहे।
और राम मूर्ति में, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। और मतलब इतना बड़ा सदमा लगने के बाद भी जब तक ससुर जी थे तब तक तो इस टाइप की कभी हरकतें हुई नहीं, लेकिन उनके जाते ही इन लोगों ने मतलब इतना हुड़दंग मचाया। जबकि मेरे ससुर जी कहते थे कि मेरी बहू ही मेरी असली बेटी है। मैंने दो बार अपने ससुर जी को ब्लड भी डोनेट किया है अपना, क्योंकि बीच में उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो उस टाइम पे ब्लड भी नहीं मिल पाया था। यहाँ पे अल्मोड़ा हमारा ब्लड बैंक दूर था। अभी तो खैर रानीखेत में काफी सुविधाएं हो गई हैं। अभी जो हमारे विधायक जी हैं उनने ब्लड सेंटर में भी काफी बदलाव किया है, और हॉस्पिटल वगैरह में भी काफी सुविधाएं आ गई हैं। NICU खुल गया है, और अभी बीच में ATM वगैरह उसका भी उद्घाटन हुआ है। तो लेकिन उस टाइम पे ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। आज से 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, 3-4 साल की। तो उस टाइम पे मैंने अपने ससुर जी को ब्लड डोनेट किया था, उनका भी A पॉजिटिव था, मेरा भी। लेकिन मतलब वो चीजें एकदम मतलब मेरा कराया इन लोगों ने सारा खराब कर दिया। और बाकी जिस तरीके से उनकी जान बचाई थी उस टाइम पे, लेकिन इनने एक सदमे देके जो उनकी जान के पीछे ये पड़े, तो बहुत बुरा लगा मुझे भी। और मैं तो गई थी मेरे ससुर जी के, मैंने कहा ससुर जी का लास्ट काम है, इसलिए मैं जाऊंगी। और मैंने उनको अपने पापा की तरह प्यार किया है, तो मैं अपने सारे फर्ज निभाऊंगी। मैंने सारे फर्ज भी निभाए अपने। उनकी डेड बॉडी को मैंने हाथ भी लगाया, कंधा भी दिया है, तो मैंने सब काम करे। लेकिन ये है कि इन लोगों ने उनके जाने के बाद जो उनका नाम खराब किया है, जो उनका एक पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में जो एक अच्छा नाम था मेरे ससुर जी का, मतलब वो समाज सेवक भी थे। उनने कई लड़कियों की, जो गरीब लड़कियां थी, उनकी शादियां भी कराई हैं। और पहले वो पंडितगिरी का काम भी करते थे, तो उनने मतलब निःशुल्क उनने अपने घर से सामान देके भी उनकी शादियां कराई हैं। और एक अच्छा खासा नाम जो उनका था वो इन लोगों ने बदनाम किया है। और मैं तो अभी भी कहती हूँ कि वो लोग जो इनका गलत चीजों में साथ दे रहे हैं, शराब पीने को बढ़ावा दे रहे हैं और ये गलत गतिविधियों में साथ दे रहे हैं, अपना परिवार वगैरह खराब करने में जो सहयोग कर रहे हैं, उन लोगों से यही मैं अपील करती हूँ कि आप लोग भी सुधर जाइए। कल आपकी बहू बेटियां हैं, अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये सब होगा तो आप क्या करेंगे। मैं तो मजबूत हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने, जब तक मेरे हाथ पांव चलेंगे, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, स्टेबल हूँ और कर भी लूंगी। बाकी कल के दिन मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरी बेटियां बड़ी होंगी, वो खुद अपने पाँव पर खड़ी होंगी। मेरी 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों को मैं अलग अलग सेक्टर में कामयाब करूंगी और अपने दम पे मैं ये सब करूंगी। लेकिन वो दिन शायद बहुत दूर दृष्टि की बात है, लेकिन ये चीजें जो अभी हम फेस कर रहे हैं, समाज को जो गलत संदेश मिल रहा है इन चीजों से, कि एक औरत जो अपना घर सुधारना चाहती है उसको मतलब गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि नशा मुक्ति केंद्र में डाला, गुंडे बुलाए। अगर मैं कहती हूँ कि अगर कोई गुंडा आज तक एम्बुलेंस में आया है तो वो मुझे बताएं कि कौन सा गुंडा आज तक एम्बुलेंस में आया। और हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, शायद अभी मेरे पास गाड़ी में रखी भी है, और ये नशा मुक्ति केंद्र की फाइल है मेरे पास, और इसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है नशा मुक्ति केंद्र का। ये मैं अपने पास रखे रहती हूँ ताकि कहीं पे अगर जरूरत पड़े तो मैं दिखा सकूं। ये देखिए, ये नशा मुक्ति केंद्र भी दिखा दो मैम। ये देखिए, ये नशा मुक्ति केंद्र की बुक है, इसमें पेशेंट का नाम वगैरह लिखा हुआ है। थोड़ा रोक के दिखा देती हूँ आपको अभी। ये देखिए, ये जब एडमिशन होता है, वहाँ पे एडमिट होते हैं मरीज, तो उनका ब्यौरा होता है इसमें पूरा। ये देखिए, तो मतलब वहाँ पे गांव में ये बातें फैलाई गई कि मतलब मैं अपने हस्बैंड को गुंडों के हवाले कर रही हूँ, या फिर पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने बोला। और जबकि भैया आप लोग भी देख सकते हैं, ये देखिए निर्वाण हॉस्पिटल का है, ये पहले इसमें एडमिट होके आ चुके हैं। हाँ, ये हीरानगर में है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पे तो मतलब इतने अच्छी फैमिली के लोग जो परेशान है वो सब, ये देखिए, ये इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। और ये जब जिस दिन एडमिट होना था इनको, उस दिन का है। बेनिफिटेबल बात यह है कि जो बहन ने अपना YouTube चैनल बनाया है, इसमें आज तमाम करोड़ों महिलाओं को वो क्या संदेश देना चाह रही है, मैं गाड़ी में बैठे बैठे इसी बात को सुन रहा हूँ जी। मैं अपने भारत के सभी नागरिकों से, पूरे भारतवासियों से ये कहना चाहूंगा कि 1% का इस शराब में अगर फायदा होए तो कृपया करके आप कमेंट कीजिएगा। 1% मैं कह रहा हूँ, 0.01% भी अगर फायदा हो तो बताइएगा। अदरवाइज मेरी नजरों में ये जो लिक्वायर है, ये टोटली फिजिकली, इकोनॉमिकली और सब चीज से बर्बाद करने वाला, ये घर बर्बाद करने वाला
ये नशा है। मैं तो आज अपने उम्र के भाई लोगों से, अपने जूनियर से ये कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये शराब को अपने होठों से उतार दीजिए, तभी हर घर का कल्याण होगा, अपने उत्तराखंड का कल्याण होगा और अपने देश का कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों से मैं एक बार फिर अपनी बहन का शुक्रगुजार हूँ। बहन क्या नाम है आपका? रेखा पांडे। रेखा पांडे जी का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो एक महिला होने के नाते इतना जज्बा उनके अंदर है। वो तमाम हजारों हजार महिलाओं को प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। मैं उनको अपने दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय भूमि। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद भाई साहब, मैम, आपने मुझे बहुत अच्छा। एक्चुअली मेरे पास ये दूर से है, मैं कहीं थोड़ा दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा फ्लोरी का